नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं सेम प्रोडक्शन स्टोरी क्रिएटर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिंदी भाषा में दिल दहला देने वाली सच्ची और भूतिया कहानियां जो आपकी रूह तक को झकझोर देंगी। अगर हमारी कहानियां आपको डराएं, रोमांचित करें या आपको रात को सोचने पर मजबूर कर दें, तो एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका यही प्यार हमें मोटिवेशन देता है और हम और भी खूनी, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए, दरवाज़ा बंद कीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मेरे करीबी दोस्त राहुल की है, जिसने मुझे एक ठंडी रात आग के पास बैठकर कांपते हुए अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना सुनाई। यह सच्ची कहानी 2018 की सर्दियों में राजस्थान के एक सुनसान गांव किशनपुरा में घटी। यह इतनी डरावनी, रोमांचक और रहस्यमयी है, इसे सुनते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और रात को अकेले बाहर निकलने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। राहुल एक ट्रैवल ब्लॉगर था, जिसे पुरानी रहस्यमयी जगहों की खोज का जुनून था। खंडहर, परित्यक्त हवेलियां और भूतिया कहानियां उसकी रगों में खून की तरह दौड़ती थीं। एक दिन एक अनजान फॉलोअर ने उसे राजस्थान के किशनपुरा गांव में स्थित व्हिस्परिंग हवेली के बारे में बताया। यह 200 साल पुरानी हवेली गांव वालों के लिए एक श्राप थी। कहा जाता था कि रात को वहां फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई आपके कान में कुछ कह रहा हो। जो भी वहां रात बिताने गया, या तो पागल होकर लौटा या फिर गायब हो गया। कुछ का कहना था कि हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जो हर आगंतुक को अपने साथ ले जाना चाहती है। राहुल के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने सोचा, अगर मैं वहां रात बिताकर लौट आया तो मेरा ब्लॉग रातों रात हिट हो जाएगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त सुमित, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, को साथ चलने के लिए मना लिया। सुमित थोड़ा डरपोक था, लेकिन राहुल की जिद और रोमांच के लालच में वो मान गया। दोनों ने अपने बैग में कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर, खाना और कुछ जरूरी सामान पैक किया और किशनपुरा के लिए निकल पड़े। किशनपुरा जयपुर से 150 किलोमीटर दूर एक उजाड़ और पथरीले इलाके में बसा था। रास्ता इतना टूटा फूटा था कि उनकी जीप बार बार हिचकोले खा रही थी। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। सूरज ढल रहा था और आसमान पर काले बादल छा गए थे। गांव में घुसते ही उन्हें कुछ बुजुर्ग मिले, जो सड़क किनारे हुक्का पी रहे थे। राहुल ने हवेली का जिक्र किया तो सबके चेहरे पर खौफ छा गया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वहां मत जाओ, वो हवेली शापित है। रात को वहां मरघट जैसी सैर होती है। राहुल ने इसे अंधविश्वास समझकर हंस दिया। सुमित ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, राहुल, शायद हमें सुन लेना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा, यार, बस एक रात की बात है। हम फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे और सुबह तक वापस होंगे। दोनों हवेली की ओर बढ़ गए, जो गांव से कुछ दूर एक ऊंचे टीले पर खड़ी थी। हवेली का मुख्य द्वार विशाल और जर्जर था। लकड़ी पर की गई नक्काशी अब धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी थी। दरवाजे को धक्का देते ही एक ठंडी, सड़ी हुई हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर का माहौल और डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें कुछ चेहरों की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे उन्हें घूर रही हों। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। सुमित ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। राहुल ने उत्साह से कहा, देख, ये जगह कितनी जबरदस्त है। यहाँ की स्टोरी मेरे ब्लॉग को हिट कर देगी। उन्होंने हवेली के मुख्य हॉल में अपना टेंट लगाया। बाहर अंधेरा गहरा रहा था और चार रेडियस की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जो दीवारों पर अजीब अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। रात 10 बजे तक सब ठीक था। दोनों ने खाना खाया, कुछ तस्वीरें लीं और हवेली की खोज शुरू की। हवेली में कई कमरे थे, जिनमें पुराने फर्नीचर, टूटी मूर्तियां और कुछ जर्जर किताबें थीं। एक कमरे में उन्हें एक पुराना, विशाल दर्पण मिला, जो दीवार पर टंगा था। उसका कांच धुंधला था और उसमें देखने पर उनकी परछाइयां कुछ धुंधली सी दिख रही थी। सुमित ने मजाक में कहा, कहीं ये कोई भूतिया दर्पण तो नहीं? राहुल हंसा और उसने दर्पण में अपनी परछाई देखी, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी परछाई ने उससे पहले मुस्कुराया। उसने इसे अपनी थकान का वहम समझकर टाल दिया। रात 11 बजे के आसपास
जब दोनों टेंट में लेटे थे, उन्हें पहली बार फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो लगा कि हवा का शोर है, लेकिन फिर वो आवाजें साफ होने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके टेंट के पास खड़ा होकर धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। राहुल, सुमित। आवाज इतनी करीब थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने टॉर्च जलाई और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमित का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, राहुल, ये क्या था? हमें यहां से जाना चाहिए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, शांत रह। शायद हमारा दिमाग थकान की वजह से ऐसा सोच रहा है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, हवेली की एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हुई। दोनों की सांसें थम गईं। फिर अचानक उनके टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट आई। कदमों की आवाज इतनी साफ थी कि लग रहा था कोई उनके टेंट को घेर रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। रात 8 बजे तक हालात बेकाबू हो गए। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो कई लोग एक साथ रो रहे हों, चिल्ला रहे हों। सुमित ने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, तो उसका दिल दहल गया। स्क्रीन पर उनके टेंट के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। एक औरत, जिसके लंबे काले बाल थे और चेहरा खून से सना था। वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। सुमित ने चीखकर राहुल को दिखाया। राहुल ने स्क्रीन देखी और तुरंत चिल्लाया, सामान समेटो, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा, जो उन्होंने खुला छोड़ा था, अपने आप जोर से बंद हो गया। राहुल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे दूसरी तरफ से पकड़े हुए हो। अब दोनों फंस चुके थे। फुसफुसाहट अब उनके कानों में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके नाम पुकार रहा हो। राहुल, सुमित, मेरे पास आओ। आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सुमित अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए कहा, राहुल, मैंने तुझे मना किया था। अब हम मर जाएंगे। राहुल ने उसे थप्पड़ मारकर चुप कराया और कहा, हिम्मत रख। हमें उस दर्पण वाले कमरे में जाना चाहिए। शायद वहां कोई सुराग मिले। दोनों उस कमरे की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्हें दर्पण में अपनी परछाई के बजाय उस औरत की आकृति दिखी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसकी आंखें खून से लाल थीं। वो दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और उसकी उंगलियां कांच को खरोंच रही थीं। तभी हवेली की दीवारों से एक ठंडी सड़ी हुई हवा निकली और एक पुरानी किताब, जो पास की मेज पर थी, अपने आप खुल गई। राहुल ने कांपते हाथों से किताब उठाई। उसमें हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह और उसकी पत्नी रानी लक्ष्मी की कहानी लिखी थी। 200 साल पहले ठाकुर ने रानी लक्ष्मी पर बेवफाई का इल्जाम लगाया और उसे हवेली के एक गुप्त कमरे में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। रानी ने मरने से पहले श्राप दिया कि हवेली में कोई भी पुरुष रात बिताने वाला जीवित नहीं बचेगा। उसका दर्द और गुस्सा उस दर्पण में कैद हो गया, जो उसकी आत्मा का प्रवेश द्वार बन गया। राहुल को समझ आ गया कि दर्पण ही इस श्राप की जड़ है। उसने सुमित से कहा, हमें यह दर्पण तोड़ना होगा, वरना हम नहीं बचेंगे। सुमित ने रोते हुए मना किया, लेकिन राहुल ने उसे चुप कराया। दोनों ने मिलकर एक भारी पत्थर उठाया और दर्पण पर दे मारा। जैसे ही दर्पण टूटा, एक तेज, कानों को चीरने वाली चीख गूंजी। हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और एक ठंडी हवा ने उन्हें लगभग उड़ा दिया। फुसफुसाहट रुक गई और एक अजीब सी शांति छा गई। सुबह होने तक राहुल और सुमित हवेली से बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर डर, थकान और सदमा साफ दिख रहा था। गांव वालों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि कोई भी हवेली में रात बिताकर जिंदा नहीं लौटा था। राहुल ने अपनी रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं था। सारी फुटेज खाली थी, जैसे कोई उस रात को मिटा देना चाहता हो। गांव वालों ने बताया कि दर्पण टूटने के बाद हवेली की फुसफुसाहट कम हो गई है, लेकिन रानी लक्ष्मी का श्राप अभी भी वहां मंडराता है। राहुल ने इसके बाद कभी ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने मुझे यह कहानी सुनाते वक्त कहा, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो समय के साथ भी नहीं मरते। रानी लक्ष्मी का गुस्सा उस हवेली में आज भी जिंदा है। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।